हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहला सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने सभी कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। और आज है आपका थर्ड चैप्टर जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो ये दो पार्ट में होता है, एक तो होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और एक होगा मोशन इन अ प्लेन। तो पहले हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक 11th की फिजिक्स जो हम बताते हैं कि 11th की फिजिक्स क्या है, वो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स फिजिक्स होती है। ठीक है, मैकेनिक्स के साथ हम डील करते हैं ज़्यादातर। तो स्टार्ट करते हैं इसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है, जब मोशन पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। तो ये होती है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals condition of an object in rest और मोशन। क्लियर है? तो ठीक है, तो ये क्या है कि मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स की। ठीक है, उसमें हम डील करेंगे ऑब्जेक्ट की कंडीशन की कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिक्स। तो अब हम मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मोशन में स्टार्ट करने के बाद इसके पहले ब्रांच पढ़ना बताते हैं हमको। तो वो बेसिक सिंपल है, क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक में क्या है कि मैकेनिक्स क्या है, तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है व्हिच डील्स कंडीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन, यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, इसके बाद आती है इसकी स्टैटिक्स, इसकी ब्रांच है मैकेनिक्स की स्टैटिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की ब्रांच है ये स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, यही चीज है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स या ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं आप, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स फिजिक्स विच डील रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेस्ट कंडीशन को बताती है। तो इसको ये मैकेनिक्स की ब्रांच है स्टैटिक्स, और इसमें हम पढ़ते हैं रेस्ट कंडीशन। इसके बाद आएगी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या बताती है, काइनेमेटिक्स मोशन को बताती है। विच डील्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, मोशन। ये ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेगी, बट विदाउट कॉज, ये याद रखना है, विदाउट कॉज। और ये भी सेम कंडीशन है, विदाउट कॉज। विदाउट कॉज इसलिए जोड़ा हमने कि ये हम बस केवल इसमें बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। व्हाई और हाउ ये हम नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट क्यों रेस्ट में है और क्यों मोशन में है। उसके लिए हमें इसकी एक और ब्रांच आएगी, उसमें जाना पड़ेगा। तो यहां तक हम केवल बस यही पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, केवल ओनली। तो इसके बाद एक और इसकी ब्रांच आती है जिसे हम बोलते हैं डायनामिक्स, और इसमें हम रेस्ट और मोशन पढ़ेंगे विद कॉज। रेस्ट और मोशन विद कॉज। ठीक है, तो बाइफरकेट आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें ऑब्जेक्ट की कंडीशन की बात करेंगे कि रेस्ट और मोशन है। स्टैटिक्स क्या है, इसी की मैकेनिक्स की ब्रांच है जो डील करेगी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्यों है, विदाउट कॉज ये नहीं पता हमें। काइनेमेटिक्स क्या है, विच डील मोशन, ठीक है, ये मोशन को डील करेगी विदाउट कॉज, बिना कॉज बताए। और डायनामिक्स क्या है, ये रेस्ट और मोशन को डील करेगी विद कॉज, यानी समझ में आना है कि इसमें फोर्स वगैरह हम डील करेंगे कि ऑब्जेक्ट चल रहा है तो फोर्स लग रही है, ये चीज है। तो दिस इज द सिंपल बाइफरकेट, ठीक है, मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने के साथ साथ हम एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े से, ताकि आपका जो चैप्टर है स्टार्टिंग हो जाए। तो थोड़े से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बस आइडिया लेकर बताना है कि क्या हो सकता है पॉसिबली। कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। स्टार्टिंग सोचते हैं कि सपोज करो कि ये डिस्टेंस, ठीक है, पहले देखते हैं कि पढ़ना कैसे होता है इसमें। ए और ये बात सपोज करो बी है, और ये डिस्टेंस मान लीजिए आप 13 मीटर मान लीजिए, चलो 13 मीटर है ये डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर ये नाली है एक, ठीक है, और यहाँ पर नाली है। अब एक पर्सन है, ठीक है, कुछ भी नाम का मान लीजिए, ये कुछ इस टाइप का मोशन करता है कि ये पहले 5 स्टेप आगे चलता है, ठीक है, 5 स्टेप, और फिर 3 स्टेप पीछे आ जाता है, ठीक है, 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आता है, और ये 1 स्टेप में 1 मीटर चलता है। 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 स्टेप में जो टाइम लगता है इसे, वो लगता है इसे 1 सेकेंड, क्लियर है। तो ये पहले हमें आप समझ लीजिए कि इस प्लेस से बी प्लेस तक ये 13 मीटर है, 13 मीटर पे जाकर नाली है एक, ठीक है, गड्ढा मान लीजिए, होल, कुछ भी मान लीजिए इसे, ठीक है। एक व्यक्ति है जो पहले 5 स्टेप आगे चलता है, फिर 3 स्टेप पीछे चलता है, कुछ इस टाइप का मोशन चलता है, पहले 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे, फिर 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे। 1 स्टेप में चलता है 1 मीटर, ठीक है, और 1 स्टेप में टाइम लगता है 1 सेकेंड। तो वो आपसे पूछा है कि हाउ मच टाइम ही विल फॉल, मतलब कितने टाइम बाद ये इस नाली में गिर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बस कंसेप्ट बेस है, तो आप बताइए कैसे करना है सोल्व में, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितने टाइम बाद ये इस नाली में गिर पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, आपने कर चुके होंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर देख लीजिए आंसर को मैच करके। तो क्या करना है, 5 स्टेप आगे चलता है, 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 8 सेकेंड में केवल 2 मीटर चलता है, ठीक है, इन 8 सेकेंड, और ये चलता है केवल 2 मीटर। आ रहा है समझ में भाई, 5 स्टेप 5 सेकेंड, 3 स्टेप बैक, देन 3 सेकेंड, तो टोटल टाइम हो गया 8 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही, 5 - 3 दैट इज 2। तो 8 सेकेंड में 2 मीटर, सिंपल। तो नेक्स्ट 8 सेकेंड में कितना चलेगा, फिर अगेन और 2, और फिर नेक्स्ट में कितना चलेगा, अगेन 2, एंड फिर नेक्स्ट में कितना चलेगा, अगेन 2, ठीक है। तो यानी कितना हो गया इसे, 8 16 32, क्लियर है। 32 सेकेंड में ये देखिए कहां पहुंच गया, 32 सेकेंड, 32 सेकेंड में ये पहुंच गया 8 मीटर, ठीक है। 32 सेकेंड में कितना पहुंच गया, 8 मीटर। अब आगे कितना चलता है, 5 मीटर, दैट इज 5। तो ये 5 मीटर बाद जैसे ही 5 आगे चलेगा नाली में गिरेगा, वापस थोड़ी नहीं आएगा। ये 3 स्टेप तो जब आता था जब आगे प्लेस बचता था। अब 8 के बाद जब ये व्यक्ति यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर तो नाली आ जाएगी, गिर पड़ेगा इसमें। तो इसका मतलब है इसे टोटल टाइम लगेगा, दैट इज 5 सेकेंड और एक्स्ट्रा लगेंगे अभी। तो टोटल आपका आंसर आ गया 37 सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड है, निकालना होता है, तो जैसे सोचा कि ये ऐसे होगा तो ऐसे करना है, तो दैट इज 37 सेकेंड। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा और लगाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए दिमाग को, ताकि हम चैप्टर को फिर स्टार्ट कर सकें। कि सपोज करो, एक आइडिया लेते हैं, एक ए और बी दो सिटी है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। ए और बी दो सिटी हैं, और ये कोई रोड जा रहा है ए टू बी के लिए, ठीक है, जो पहले बहुत खराब था, टूटा हुआ था, बाद में बहुत बढ़िया बनवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन आ समझे, ए टू बी कोई मतलब दो सिटी हैं जिनके बीच में आप कुछ भी मान लीजिए 500 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और ए टू बी के बीच रोड बहुत खराब थी,
उसके बाद क्या हुआ कि रोड को बहुत बढ़िया बनवा दिया गया। तो अब बताइए कि इस पर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर ऐसा ही रहेगा। अरे क्वेश्चन समझ में? ए और बी थी, एक रोड थी जो पहले खराब थी, बाद में सही करा दी गई, और हमसे पूछा कि भाई अब बताओ इस पर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर एज इट इज रहेगा। और पॉपुलेशन और गाड़ी उतनी ही मान लीजिए जितनी पहले आती थी, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं हो रही। बस ये मान लीजिए कि पहले जितनी आती थी गाड़ी अब भी उतनी आती है, उतनी ही पॉपुलेशन है। तो ये बताइए कि इस रोड पर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, बताइए क्या करना होगा इसमें। ट्रैफिक इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या एज इट इज रहेगा। सोच लिया होगा आपने, तो आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, ट्रैफिक डिक्रीज होगा। समझ सकते हैं क्यों डिक्रीज होगा? देखिए, सपोज करो पहले किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाने में 10 घंटे लगते थे, ठीक है। अब पहले जब रोड खराब था, अब रोड बढ़िया हो गया तो उसे अब सपोज करो 8 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, 8 आवर्स लग रहे हैं। तो पहले वो इस रोड पर कितने टाइम तक रहता था? 10 आवर्स तक। अब कितने टाइम तक रहता है? 8 आवर्स तक। तो उसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि 2 घंटे के लिए तो खाली हो गया रोड। अरे समझ, 2 घंटे के लिए रोड खाली हो गया तो ट्रैफिक कम हो गया। ये थे कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन जिन्हें आप इजीली कर सकते थे। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ाते हैं चैप्टर को, और हम पढ़ते हैं इसमें रेस्ट एंड मोशन। तो फर्स्ट पहला टर्म ही आएगा रेस्ट एंड मोशन। क्या होता है रेस्ट एंड क्या होता है मोशन? ठीक है, तो सबसे पहले रेस्ट की बात कर लेते हैं। रेस्ट क्या होता है? तो सिंपल है, आप जानते होंगे, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to surrounding, ठीक है, with respect to surrounding, with respect to surrounding on passes time, यानी रेस्ट अब हो सकते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड पासेस टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है सराउंडिंग के साथ उसकी पोजीशन चेंज ना हो। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी पोजीशन को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और हम अगर उसे एक पर्टिकुलर एट इंस्टेंट देखें तो हमें वो रेस्ट पे ही नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जैसे आपकी वॉच होती है, अब वॉच में आपके पास 3 नीडल्स होती हैं, एक होती है सेकंड की, एक होती है मिनट्स की, और एक होती है आवर की। अब आप देखिए वॉच को, तो सेकंड की आपको चलती हुई दिखाई पड़ेगी तो आप कहोगे मोशन में है, लेकिन अगर आप मिनट और आवर्स की बात करें तो आपको पता है कि एट ए इंस्टेंट देखेंगे तो वो दोनों रुकी हुई दिखाई देंगी, कुछ टाइम तक देखेंगे। आवर्स वाली तो और भी टाइम तक रुकी हुई दिखाई देगी, तो आप बोलेंगे कि आवर्स वाली रेस्ट में है, तो वो नहीं है, लेकिन वो भी मोशन में है। तो ये हमें याद रखना पासिस टाइम, कुछ जो चेंज होते हैं वो टाइम के साथ बहुत स्लो चेंज होते हैं, तो उसको हम रेस्ट नहीं बोल सकते। क्लियर हो गया? अच्छा जी, मोशन क्या होता है? जस्ट अपोजिट है इसका, ठीक है, चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की पोजीशन व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज with respect to surrounding and passes time, ठीक है। तो अगर चेंज हो जाएगी तो मोशन है, और अगर चेंज ना हो तो वो रेस्ट है। तो आप इसमें सिंपली इसे सोच सकते हैं कि भाई रेस्ट और मोशन, इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। सेकेंडली बात देखिए इसमें कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स हैं। एक तो हमें याद रखना है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन
आर रिलेटिव टर्म्स। क्या मीन्स है इसका? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, इसका मीन्स होता है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड टर्म्स है। यानी एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें वो लग रहा है रेस्ट में, और उसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, ऑब्जर्व दूसरा कर रहा है, उसे लग रहा है वो मोशन में। तो दैट इज कंडीशंस होती हैं ये। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यू आर गोइंग बाय बस, आप बस के द्वारा जा रहे हैं कहीं किसी स्थान पर, और आप अंदर सीट पर बैठे हुए हो, ठीक है, अदर पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। तो व्हेन यू कंपेयर इनसाइड द बस, यानी जब आप बस के अंदर अपनी कंपेयर करते हो अदर पैसेंजर से, तो यू आर इन रेस्ट। क्यों? क्योंकि योर पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम एंड सराउंडिंग। भाई आप भी बैठे हुए हो और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, अरे सुनो, पैसेंजर बैठे हुए, आप भी बैठे हुए, तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही। अगर चेंज नहीं हो रही है तो आप क्या बोल रहे हो? रेस्ट। एट द सेम टाइम अब आप क्या करो, यू लुक आउट द विंडो, ठीक है, आप विंडो से बाहर की तरफ देखो, तो आपको लगेगा कि सोप पीछे जा रही है, ट्री पीछे जा रहा है, हाउस पीछे जा रहा है, सब चीज पीछे जा रहा है, यानी आपकी जो पोजीशन है वो विद रेस्पेक्ट सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो फिर आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? आई एम इन मोशन। तो देखिए, एक ही टाइम दो कंडीशंस हो गई। इफ यू आर कंपेयरिंग इनसाइड, तो यू आर सेइंग दैट्स आई एम इन रेस्ट, एंड आउटसाइड में जब आप देख रहे हो तो आप कह रहे हो मोशन में है, तो दैट इज रेस्ट और मोशन। तो इसका मतलब है रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स हैं, और आप समझ गए कि डिपेंड किस पर करता है, दैट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को सिंपल से अगर वर्ड्स में बोले तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, याद रखना रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, ये याद रखना है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? सिंपली वर्ड्स में समझ जाए, रेफरेंस पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हो या रेस्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है रेफरेंस पॉइंट। इट इज द इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी इस कंडीशन को देखने के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, सपोज करो दो व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे में क्या बोलेंगे कि वी आर इन रेस्ट। अदर थर्ड पर्सन नीचे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है दोनों को, तो वो क्या कहेगा? अरे यार वो तो मोशन में है। अब देखो दोनों का रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया, इनसाइड में लिफ्ट में रेस्ट में, और आउटसाइड से देख रहा है तो मोशन में। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, रेस्ट मोशन क्या होता है, और रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टर्म्स क्यों हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया, और रेफरेंस पॉइंट क्या है ये भी आपका क्लियर है। तो ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, तो एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। रेफरेंस पॉइंट समझ गए ना? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज द सिंपली वर्ड्स में मान लो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, जहां से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, उस पॉइंट का नाम होगा रेफरेंस पॉइंट। वो याद रखना है हमें। अच्छा, एक और चीज बताइए, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? छोटी छोटी चीजों को पढ़ लेते हैं हम। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो समझिए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट आप बोलोगे कि कोई छोटा ऑब्जेक्ट होगा, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या एक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं कि क्या एक बड़ा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या मैं बोलूं अर्थ भी क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बताइए, अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ, अर्थ भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है इन द रेस्पेक्ट ऑफ सन। ठीक है, सन के रेस्पेक्ट में अगर अर्थ को देखेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दीज आर दोज ऑब्जेक्ट which covers large distance than is own size, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने साइज से कहीं ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। इस कंडीशन में उन ऑब्जेक्टों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया कोई चीज? तो क्या कहते हैं कि when an object covers more distance than
इट्स ओन साइज, ठीक है, इससे मोर का मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, इट्स ओन साइज। तो इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट react as point object। क्लियर हो गया होगा? अब देखो एग्जाम्पल समझो कि अब ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन आपको पता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन अगर ट्रेन जैसे मानो कि 1000 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर जाकर कहीं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 500 तक, तो उस कंडीशन में हम ट्रेन की लेंथ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और हम ट्रेन को क्या मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अरे ऐसे थोड़ी बोलते कि स्टेशन पर पहले इंजन आया, बोगी आई, टाइम को गिनते नहीं, सीधे ट्रेन को टाइम बता देते हैं कि इतने टाइम पर पहुंच गई। तो ऐसी कंडीशन पर ट्रेन भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर वो अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। तो क्लियर है ये भी चीज? अच्छा जी, एक क्वेश्चन बताइए, कैन अ बॉडी एग्जिस्ट, ठीक है, कैन अ बॉडी एग्जिस्ट ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट? आ रहा है क्वेश्चन समझ में? कैन अ बॉडी एग्जिस्ट, ठीक है, कैन अ बॉडी एग्जिस्ट इन ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एब्सोल्यूट रेस्ट पर है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज आप सपोज करो कि हम अर्थ पर हैं और हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी आर इन ऑलरेडी मोशन, हम तो खुद ही मोशन में हैं, तो हम कैसे दूसरे के रेस्ट की कंडीशंस को हम अप्लाई कर सकते हैं? तो कोई भी कंडीशन, कोई भी बॉडी है, वो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ही मोशन में है। कहीं भी ले लीजिए, अगर किसी और प्लैनेट से देखें उसको, तो प्लैनेट्स भी घूम रहा है, अर्थ खुद घूम रही है साथ में, तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमें याद रखना है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी सब। अब आगे चैप्टर स्टार्ट करते थे, ये सब आपका इंट्रोडक्शन था जो आपकी नॉलेज थी, और इसमें देखो कई वेरिएबल्स आएंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। अरे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक तो डेफिनेशन से जब पढ़ते हैं, टोटल पाथ कवर ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, सपोज करो कि हम बोले आपसे ये ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं, ए से बी ऐसे गए, नंबर 1 पाथ, नंबर 2 पाथ, और एक ऐसे चले गए, नंबर 3 पाथ। ठीक है, हियर आर 3 पाथ। तो हम बोले कि ए से बी के लिए पाथ 1, पाथ 3 या पाथ 2 तीनों डिस्टेंस है। हाँ, तीनों भी डिस्टेंस है, पॉसिबल है। यानी डिस्टेंस के लिए क्या तीनों पाथ हैं? बिल्कुल है। 1 है, बी है, 2 भी है और 3 भी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए केवल पाथ 3 ही वैलिड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो केवल 3 ही पाथ वैलिड है। तो आप समझ रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट भी याद रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये चीज हमें याद रखनी है। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is shortest distance from
इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, यानी इनिशियल से फाइनल के पॉइंट के बीच की जो पाथ है, जो सबसे शॉर्टेस्ट हो, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमें समझ में आ रहा है कि 3 जो है सबसे शॉर्टेस्ट है, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, 3 शॉर्टेस्ट है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। और डिस्टेंस या वेरी तीनों हो सकते हैं। तो एक डिफरेंस समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस तो होता है टोटल पाथ कवर, ठीक है, टोटल पाथ कवर, चाहे वो कैसे भी करा हो, टोटल पाथ कवर्स बाय गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में जितना पाथ आपने कवर कर लिया वो सब डिस्टेंस में आ जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। अच्छा देखो खासियत है, दोनों की यूनिट मीटर ले लीजिए या किलोमीटर, जैसे डिपेंड ऑन, वो आप समझ रहे हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट द वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज हमें याद रखनी है। ये स्केलर है और ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ये कंसेप्ट आ गया हमारा। इट कैन नेवर बी जीरो और इट कैन बी जीरो, ये हो भी सकती है। समझ में आ रहा है जीरो कब हो सकती है, जीरो हो सकती है भाई क्या, अगर ए से बी गए और बी से वापस ए पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो डबल हो गया, अरे सर मैं डिस्टेंस डबल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज, ठीक है, ग्रेटर देन, या तो इससे बड़ा ही होगा या फिर इसके इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ये क्लियर हो गया आपका। तो डिस्टेंस बड़ा या छोटा, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं ग्रेटर देन, यानी या तो डिस्टेंस ज्यादा होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये कुछ कंडीशन थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, आप समझ गए होंगे क्या क्या होता है इसमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों की डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो, और डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे, और इसके ऊपर बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हो। कि देखिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो ए टू बी, और ये मान लीजिए दैट इज आर, ठीक है, सेमी सर्कल है ऐसे। तो आपसे पूछा इसमें, ये व्यक्ति ऐसे चला गया, आपसे पूछा व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो गई, व्यक्ति ऐसे गया हुआ है, समझ में आ रहा है, ऐसे, तो डिस्टेंस क्या हो गई इस केस में, डिस्टेंस हो गई पाई आर। आ रहा समझ में, 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का हाफ हो गया पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, वो होगा 2r। और इन दोनों का रेशियो ले ले, अगर पूछे भाई इन दोनों का रेशियो निकाल दीजिए तो हो गया पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो आप इजीली। और देखिए एक पार्क है ABCD, ठीक है, और एक पार्क है ABCD जिसे मान लीजिए कि ये है आपका, मान लीजिए 50 मीटर, और ये इसे मान लीजिए 30 मीटर। आपसे पूछा कि ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ए एंड टेक अ राउंड 1.5 राउंड ऑफ दिस पार्क, तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए पर्सन टेक्स 1.5 राउंड of this park, find
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम डिस्टेंस की फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी और ये भी 30 होगी। तो 1 राउंड में टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगा, आ रहा है सर में? 1 राउंड में भाई 4 साइड होंगे, या तो सिंपली ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपली ऐड करेंगे तो 50 50 100 160। डिस्टेंस इन 1 राउंड इज 160 और वो चला है 1.5। तो सपोज करो वो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो ए से ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला 1 राउंड एंड हाफ राउंड, तो इसका मतलब वो सी पर रुका हुआ है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड ये लास्ट है एंडिंग पॉइंट आफ्टर 1 राउंड। ठीक है, 1 राउंड के बाद। तो दैट इज 50 एंड 30 ऑल्सो 80, तो दैट इज 240 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 240 मीटर। अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं इसमें। डिस्प्लेसमेंट देखिए सीधा सीधा ये डिस्प्लेसमेंट होगा AC, और AC आप निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, सिंपल। तो AC इक्वल टू निकाल लीजिए 50 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर। आप इसे सोल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए ऐड करके। 36,600 तो आप निकालेंगे 60। ठीक है, इसको निकाल लेना सोल्व करके जितना भी आ जाए। और देखिए इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सर्किल का क्वेश्चन ले लीजिए। सपोज करो ये रेडियस R है और सर्किल को ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। दैट इज A, दैट इज B, दैट इज C और दैट इज D। आपसे बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो A से B गया, फिर A से C गया, फिर A से D गया और फिर A to A आ गया। तो बताइए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन वही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले A to B की बात कर लेते हैं। तो A to B के लिए डिस्टेंस क्या है? A to B के लिए देखो ये डिस्टेंस है और आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी होगी? पूरा क्या होता है 2 पाई r और 1, तो 1/4 इंटू 2 पाई r, दैट इज कैंसिल बाय 2। तो ये हो गया आपका पाई r बाई 2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो सिंपल सिंपल कर सकते हैं आप फटाफट। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, अगर ये r है तो ये भी r है, तो ये कितनी हो जाएगी r√2, निकाल सकते हो पाइथागोरस से। तो A to B के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका, सिंपल है AB r² प्लस r², तो AB इज इक्वल टू r√2। सोल्व कर सकते हैं इसे। अब अगर बात A to C की करें तो इसी तरह से आप सब निकाल सकते हैं। A to C भी निकाल लीजिए बेशक, A to C। ठीक है, यहाँ आ जाइए। A to C ऐसे चले तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस आपको समझ में आ गया कितना? 1/2, 2 पाई r, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज पाई r। और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत सिंपल है, A to C डायरेक्ट आ जाइए यहाँ तक। तो ये r और ये r, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया r और r 2r। ठीक है, सिंपल है। A to D की बात करें तो A to D भी आप सिंपली निकाल सकते हैं। A to D यहाँ आ जाइए, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3/4 2 पाई r। क्लियर है? A to C और डिस्टेंस हो गई 3/4 2 पाई r, तो दैट इज 3/2 पाई r।
और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट इसका वही आएगा सेम, रूट r√2। और a की बात करें तो डिस्टेंस हो गई 2πr और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो आप ऐसे किसी भी कोऑर्डिनेट में करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे ये क्वेश्चन घड़ी वाले आ जाते हैं तो आप कर सकते हो इजीली इन क्वेश्चनों को। ठीक है, और देखिए इसमें क्वेश्चन सपोज करो ये पॉइंटर कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ बी पॉइंट पर आ गया और ये कोई एंगल थीटा हो गया। तो आपसे पूछा बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे भाई? अब ये कोई आप समझ रहे हो क्वाड्रेंट वगैरह तो है नहीं है जिससे हम सीधा कर लें 2πr14 करके। ये कोई एंगल निकालना है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए एक केस पढ़ा हुआ आपने कि सपोज करो, अभी नहीं पढ़ा वेक्टर, ठीक है आगे आएगा। सपोज करो ये r1 वेक्टर है, ये डिस्टेंस d1 और ये आ गया r2। तो हम लिखते हैं r1 प्लस d1 इज इक्वल टू r2। ठीक है, वेक्टर थ्योरी है, अभी आगे आ जाएगी आपके लिए नई चीज है। तो हम लिख सकते हैं r2 माइनस r1 इज इक्वल टू d1। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है इसको हमें। तो इसका जो नेट आता है कि अगर दो वेक्टर हैं और थीटा एंगल पर हो तो उनका नेट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो r नेट रिजल्टेंट बोल देते हैं। वो हो गया आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, r1 r2 cos थीटा, यानी r1 की जगह पर r मान लो तो भी हम पॉसिबल है, इसे सोल्व कर लेंगे। तो आप r मान लीजिए ना ऐसे करके, तो जल्दी सोल्व कर लेंगे। अच्छा, माइनस तो लिया है कि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, अदरवाइज ये प्लस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्योंकि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन से है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है। तो r इज इक्वल टू r स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर cos थीटा। सो r इज इक्वल टू, देखिए r स्क्वायर r बाहर ले लीजिए और 2 भी बाहर ले लीजिए, तो इसको बोल दीजिए r√2 और यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा। तो r√2, ठीक है, और 1 माइनस cos थीटा बोले निकालते हैं। 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 और इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कट गया, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 को बाहर निकालेंगे, √2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो ये हो गया 2r साइन थीटा बाय 2। ठीक है, इस तरह से निकाल देते हैं 2r साइन थीटा बाय 2। तो क्लियर हो गया होगा ये। अगर आर्क वगैरह का आ जाए तो आर्क वगैरह के केस में ऐसे करके हमें निकालना होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब मोशन, अब हम देखो कोऑर्डिनेट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z। ठीक है, आप इधर इससे किधर भी बना लीजिए, इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, दैट इज z। ठीक है, ये है x, ये है y और ये है z, या फिर ये x ये y आउटसाइड में निकालोगे तो ये z हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बढ़ लेते हैं ज्योमेट्री से। हम आई एक्सिस बोलते हैं, इसे हम जे एक्सिस बोल देते हैं और इसे हम के एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक हल्का सा पहले कंसेप्ट समझ लीजिए कि मोशन इन 1D बोलते हैं। जो आप मोशन 1D 2D 3D बोलते हो उन वो मतलब क्या होता है, मोशन इन 1D यानी 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ओनली 1 डायमेंशन या 1 डायरेक्शन इन आउट ऑफ 3, यानी ऑब्जेक्ट अगर इन 3 डायरेक्शनों से किसी ओनली एक में ही चलता है तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 1D। और ये स्ट्रेट लाइन ही मोशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन कोई 1D बोल देते हैं हम।
तो 1D इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन को 1D बोलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ओनली वन डायरेक्शन आउट ऑफ 3, when an object moves in one direction out of 3, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम 1D बोल देते हैं। फिर 2D की बात कर ले। 2D होता है कि when an object move in 2 direction out of 3, यानी इन 3 में से 2 में मूव कर रहा हूँ। सपोज करो भाई ऑब्जेक्ट है ऐसे और ऐसे चल रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये x में भी जा रहा है और ये y में भी आ रहा है। ठीक है, x में भी मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम 2D मोशन बोलते हैं, इन 2 डायरेक्शन। ठीक है, ये समझ गए होंगे, इसी में शॉर्ट में लिख देते हैं, इन 2 डायरेक्शन आउट ऑफ 3। और जो 3D होता है, देखिए जैसे x में ऐसे चला, अब y में चला, मतलब ऑब्जेक्ट है कोई ऐसे चल रहा है, तो ये देखो 1D 2D दोनों हो गया, मतलब 1 में x में भी चला, y में भी, फिर ऐसे चला गया कहीं, फिर ऐसे घूमकर फिर आ गया, फिर चला गया, फिर ऐसे चल गया, तो ये ऐसा मोशन जो होता है वो 3D होता है। और ऐसा मोशन आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स ही करते हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर मोशन करते हैं। काइट है, और जब तूफानी हवा चल रही है तो आपको पता है वो इधर जाएगी, तो वो 3D मोशन करता है। 1D मोशन को हम किस में समझते हैं? 1D मोशन सपोज करो कि ट्रेन एक स्ट्रेट पटरी पर चल रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर ही चलती है, तो ऐसे मोशन को हम 1D बोलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल गिराएं तो ऐसा मोशन भी हमारा 1D होता है। 2D मोशन आपको समझ में आ रहा है, किसी बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया तो बॉल ऐसे गई है, तो वो आपका 2D मोशन हो गया। और 3D मोशन तो आपको पता ही है, इंसेक्ट्स वगैरह करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो ये सब 3D होता है। ये 3 डायरेक्शन में होता है, यानी x, y और z। हमें जो आता है जो पढ़ना है वो 1D और 2D पढ़ना है, ठीक है, 3D नहीं पढ़ना है, तो 1D 2D पढ़ेंगे हम। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा व्हाट इज 1D, व्हाट इज 2D एंड व्हाट इज 3D। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया कवर आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, आप उसमें कितना पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल बना लीजिए, उस पर पार्क में ऐसे घुमा लीजिए, सर्किल में बना लीजिए, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे होंगे। इसके बाद का जो कंसेप्ट होता है वो होता है इसमें स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेस अपॉन टाइम। अच्छा, यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट की बात करें तो भी मीटर पर सेकेंड, यानी यूनिट तो सेम है दोनों की। अच्छा, इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो LT-1, और इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ये भी LT-1, ये भी चीज सही है। स्पीड कैन नेवर बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि इससे डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती है भाई। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो स्पीड उसकी कुछ भी होगी, ना ही जीरो हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, और वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए आपको पता है कि जीरो भी हो सकती है। ये हमेशा ऐड होती चली जाएगी, यहाँ भी जाएगी। तो ये था थोड़ा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी में। आप इजीली समझ गए होंगे क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में, आपस में रिलेशन, कौन सी सिमिलरिटी है और कौन सी डिससिमिलरिटी है। अब इनकी थोड़ी टाइप की बात कर लें तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होती हैं,
पहली होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म, एक होती है एवरेज, और एक होती है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, यही कंडीशन वेलोसिटी में भी आएंगी और यही आपकी स्पीड में भी आएंगी। तो ये चीज तो आपने लगभग पढ़ी होंगी। इंस्टेंटेनियस 11th में आते हैं तो नई चीज होती है। इंस्टेंटेनियस जैसे पढ़ना होता है। यूनिफॉर्म क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। समझ में आ रहा है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सपोज करो ऑब्जेक्ट ऐसे चला 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 1 मिनट 1 मिनट एंड 1 मिनट, तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लेकिन यहाँ चला 10, यहाँ चला 9, यहाँ चला 12, तो ऐसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, इसका फॉर्मूला होता है ds/dt। ठीक है, ऐसे करके डेल्टा s बाई डेल्टा टी यहाँ लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू डेल्टा s बाई डेल्टा टी। सेम कंडीशन ऐसी वेलोसिटी में पढ़ देंगे। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? इंस्टेंटेनियस को थोड़ा डीपली समझना। इंस्टेंटेनियस कैसी स्पीड होती है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होती है? देखिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि सपोज करो आप A टू B दो प्लेस है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में, और आप A से B गए और आपको टाइम लगा 2 आवर्स। ठीक है, आपको टाइम लगा 2 आवर्स। तो आपसे पूछे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप सिंपल सा निकाल दोगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना होगा? 50 किलोमीटर पर आवर्स, अगर ये किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से जब आप A से B तक चले तो क्या आपकी स्पीड हर समय 50 किलोमीटर पर आवर्स थी? ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको समझ आ रहा है? 100 किलोमीटर के ड्यूरेशन में क्या हमारी स्पीड कांस्टेंट 50 किलोमीटर पर आवर्स हो सकती है? जैसे A से चले और B तक लास्ट हो, कोई भी आई बीच में नहीं, हम 50 पर ही जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कभी 60 भी हुई होगी, कभी 80 हुई होगी, कभी 0 भी हो गई होगी। तो इसका मतलब ये तो एक एवरेज है, यानी हमने बस एक अनुमान लगाया। अगर हम बोले कि सपोज करो आप चले यहां से, सपोज करो 10 बजे, ठीक है, और 12 बजे पहुंच गए, तो अगर हम बात करें कि क्या 11 बजे पर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स थी, ये कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है 11 बजे पर हमारी स्पीड 0 हो, हम रुके हुए हो, या हो सकता है कि 11 बजे पर हमारी स्पीड कुछ ज्यादा हो। कंडीशन है भाई, पता नहीं है कि क्या होता है। तो ऐसे अब ये तो केवल एक एवरेज निकाला है, हमें चाहिए ऐसी स्पीड जो चेंज ना हो। यानी क्या हम बता सकते हैं कि 11 बजकर, ठीक है, और अगर हम बोले 11 बज के 1 मिनट पर स्पीड क्या थी, तो ये भी स्पीड चेंज होने वाली है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम ड्यूरेशन बहुत होता है। 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में भी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती है। तो हमें एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन लेना है जिसमें कि स्पीड चेंज ना हो। जैसे हम बोले, अगर अचानक सडनली हम जो देखते हैं स्पीडोमीटर को कि 11:01 सेकंड पर स्पीड क्या थी, तो उस समय पर जो स्पीड थी वो स्पीड अब चेंज नहीं हो सकती है। मतलब एट इंस्टेंट 0.01 सेकंड पर जो स्पीड देख रहे हैं उस स्पीड में चेंज का कोई चांस नहीं है। और ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी जो टाइम पे देगा अचानक बस वही है। दिस इज द कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एट अ इंस्टेंट, एक ऐसे इंस्टेंट पर स्पीड को देखना जहां पर हम बिल्कुल एक्यूरेट हो, हम कंफर्म है कि यही स्पीड है। इस बीच में हम स्पीड पर कहीं कंफर्म नहीं थे, कहीं 50 हो सकती है, कहीं 100 हो सकती है, कहीं 0। ऐसा भी हो सकता है कि 100 की स्पीड से कहते घंटे में पहुंच गए, घंटे तो रेस्ट ही करा हो कहीं बीच में। तो ये एवरेज है और ये इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस को अभी एक नया टर्म्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करके सीखते हैं, तो वो हम डिफरेंशिएशन करना सिखाएंगे, तब आएगी समझ में। तो ये थोड़ा आपको बताया था कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या मतलब होता है। तो ये चीज क्लियर है आपकी।
यहाँ तक हम पढ़ सकते हैं कि स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस के लिए इस इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो होता है b = ds/dt। ये अभी आगे आएगा जब हम समझेंगे कि क्या होता है इसमें ds/dt में, तो इसको हम आगे क्लियर करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आपसे बोला जाए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करो ए और बी, मतलब ये होम है और ये मार्केट है, कोई व्यक्ति था वो यहां से यहां गया 6 km/h की स्पीड से और 9 km/h की स्पीड से वापस आ गया। भाई सुबह सुबह गया मार्केट 6 km/h की स्पीड से, वहां जाकर देखा मार्केट तो बंद था, तो वो थोड़ा तेजी से घर वापस आ गया। आपसे पूछा व्हाट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीज निकालनी है आपको, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? क्या दिस स्पीड एंड दिस स्पीड अपॉन 2? ये इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, वो पहले चलता था, आपने देखा है, वो यहाँ काम नहीं करेगा, आंसर अलग आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 6 और 9, आप बोलने लगो कि भाई यहाँ आंसर आएगा 6 + 9/2, भाई एवरेज स्पीड हो गई, यानी कि आने की जोड़ दो, 2 स्पीड है, 2 से डिवाइड कर दो, 57.5, तो ये नहीं आएगा, ये पक्का है। देखिए कैसे निकालना है, तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं। सपोज करो डिस्टेंस x है, तो a to b का टाइम निकाल लीजिए पहले। a to b का टाइम यानी a से b तक जाने में जो टाइम है वो कितना लगा होगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/6 आवर्स। और b2a का टाइम कितना है, b2a का टाइम निकाल लीजिए। b2a का टाइम हो गया x/9 आवर्स। अब निकाल लीजिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x और x 2x अपॉन x/6 प्लस x/9। ठीक है, इसे सोल्व कर लीजिए। तो देखिए 2x 9 6 9 to 18 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ हो गया 3x प्लस 2x दैट इज 5x, 18 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो गया 2x इंटू 18 अपॉन 5x, x से x कैंसिल, 18 2 या 36, 36 अपॉन 5, अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7.2 km/h। ठीक है, और आप यहाँ पहले जो निकाले तो आ रहा था 7.5, तो मैंने कहा था ये पॉसिबल नहीं है 7.2, क्योंकि क्या था कि दिस इज वैलिड, ये जब भी वैलिड है जब दोनों स्पीड सेम हो, तो सिंपल है कि टाइम सेम लगा होगा, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि स्पीड अलग है, तो टाइम अलग लगा होगा, और टाइम अलग लगा है तो इसका मतलब एवरेज स्पीड अलग ही आ जाएगी। अगर डिस्टेंस स्पीड अगर सेम होती तो टाइम सेम लगता, तो स्पीड सेम और टाइम सेम, तो एवरेज स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ देख रहे हैं तो देखो ये 6 से गया तो टाइम ज्यादा लगा है, ये 9 से वापस आया तो इसे टाइम कम लगा होगा। जब टाइम में डिफरेंस है तो एवरेज स्पीड ऐसे थोड़ी ना डिफरेंस से निकाल ली है, तो ये चीज याद रखना है, तो मैं ध्यान से कहीं डायरेक्टली आप फटाफट निकाल दो। अच्छा, इस केस में एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, तो ए से गया था ये करीब वापस आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 इस केस में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं हमें, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इस टाइप से। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अच्छा जी, और देखिए इसमें देखिए इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा कि सपोज करो A to B, यही दो प्लेस है, अगर एक व्यक्ति है V1 स्पीड से गया और V2 से वापस आ गया, V1 से गया और V2 से वापस आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, तो देखिए एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं हम फटाफट यहाँ से कि सपोज करो ये डिस्टेंस है x और ये मतलब वापस आने की डिस्टेंस x ही होगी, सेम है, तो टाइम निकाल लीजिए पहले। टाइम कहाँ का टाइम निकालना है, A to B का, तो A to B का टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, t1 मान लीजिए सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज x अपॉन v1। आने का टाइम निकाल लीजिए, आने का टाइम हो गया v2a दैट इज t2 इज इक्वल टू x अपॉन v2। अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं इजीली। एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू हो गई टोटल डिस्टेंस यानी x और x 2x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। 2x एलसीएम ले लीजिए v1 v2, यहाँ पर हो गया x को कॉमन, चल पहले ऐसे लिख लीजिए x v2 प्लस x v1, v1 v2 को ऊपर ले आइए, ठीक है, v1 v2 को ऊपर ले लीजिए यहाँ से। तो ये हो गया 2x v1 v2 बाय x कॉमन कर लीजिए v1 प्लस v2, x से x कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ गया 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें वैल्यू को पुट कर लीजिए आप इजीली, आप तुरंत ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, बार बार आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो 2v1 v2 और v1 प्लस v2, तो आपको याद हो कि वो स्पीड कितनी थी 6 और दूसरी स्पीड कितनी थी 9, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर से गया था, 9 से वापस आया था। तो अगर हम इसको देखो चेक कर लें यहाँ पर, तो 2 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9, तो 6 2 जा 12 इंटू 9 और 9 और 6 15, इसे हम सोल्व कर लें, 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 5 जा एंड 3 3 जा 12 3 जा 36 अपॉन 5, सेम आंसर 7.2, ठीक है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। अगर टाइम जो ड्यूरेशन है वो वेरिएबल आ रहा हो तो आप 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ठीक है, दो स्पीड हो गई। सपोज करो कि अगर 3 टाइम ड्यूरेशन दे दे, यानी ये ए ये बी और ये मान लो इक्वल ले लो कोई सी और ये डी हो गया, तो इसमें चला v1 से, इसमें चला v2 से और इसमें चला v3 से, ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस है। सपोज करो ये भी x और ये भी x। आपसे पूछा अब एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो एवरेज स्पीड आप आराम निकाल सकते हो। यहाँ भी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, देखिए पहले का टाइम t1 निकाल लीजिए, t1 इज इक्वल टू हो गया x अपॉन v1, t2 निकाल लीजिए वो हो गया x अपॉन v2 और t3 भी निकाल लीजिए, ये हो गया x अपॉन v3। फॉर्मूला लगा दीजिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो x दैट इज 3x इज इक्वल टू x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 प्लस x अपॉन v3। एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 3x और एलसीएम आपका आ गया, देखिए v1 v2 एंड v3, यहाँ पर हो गया x v2 v3 प्लस यहाँ पर हो गया x v1 v3 और यहाँ पर हो गया x v1 v2। समझ में आ गया? इसको ऊपर ले जाइए, तो इधर कर लीजिए इसे, ये हो गया आपका 3x v1 v2 v3 अपॉन x कॉमन कर लीजिए, तो वहां से बचेगा v1 v3 v2 v3 एंड लास्ट इज v1 v2, ठीक है। देखिए v2 v3 एंड v1 v3 एंड v1 v2, x से x कैंसिल कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 एंड v3 v1। तो इस तरह से आप 3 स्पीड को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला का। तो ये कंसेप्ट है हमारे एवरेज स्पीड वगैरह निकालने के। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो आप कितने भी कर लीजिए कि यहाँ हाफ तक चला फिर आधे आधे चला, तो सिंपल हम फॉर्मूला बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उनको भी करा देंगे इसमें। और ये कंसेप्ट आप आज तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आएंगे और उसमें डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को हमेशा बताया है आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका चैनल ग्रो करे और आपको अच्छे जो कंटेंट्स हैं वो मिलते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है। तो रूट ऑफ फिजिक्स के साथ जुड़े रहिए। ओके।